हेलो दोस्तों, द ईडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी के लिए देख रहे हैं। एसएससी जीडी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने सभी प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस सेशन को, जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रहा, देखो पहला सवाल है आपका, तीन संख्याएं P Q R का योग 85 है। यदि P अनुपात Q 1:2 है, Q अनुपात R 3:4 है, तो R का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या करना है, जो आपने सीख रखा है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम इन तीनों रेशियो को एक साथ कर लेते हैं। क्या दिया गया है, जैसे हमारे पास गिवन है P अनुपात Q कितना है 1:2। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या गिवन है हमारे पास, Q अनुपात R, तो Q के साथ किसका रेशियो गिवन है R का, तो ये कितना रेशियो होगा 3:4। तो इसे सही सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। कैसे करते हैं, देखो ये ऐसे तिरछा n उल्टा n बना लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये रेशियो बन गए तीनों। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब आपसे किसका मान पूछा गया, R का। इनका योग दिया गया तो योग कर लीजिए, 8 6 14 3 17। आप कहेंगे 17 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चंस में, 85। तो 17 की वैल्यू 85 है, तो एक का मान कितना होगा 5। R की वैल्यू पूछी जा रही है तो इसमें गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40। ये हमारा आंसर, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 99 से विभाजित नहीं है। तो विभाजता नियम आपने पढ़ रखे हैं, विभाजता नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर कोई संख्या 99 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब है कि वह 11 और 9 किसी एक से भी विभाजित नहीं होगी, तब भी काम चल जाएगा। विभाजता नियम क्या कहता है, देखो 11 का नियम क्या कहता है आपका, कि एकांतर अंकों का योग लेना पड़ता है, फिर उनका अंतर करना पड़ता है। और 9 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है। अब हमें यह देखना है कि जिस संख्या में अंकों का योग 9 नहीं होगा तो वह संख्या नहीं कटेगी 9 से। अगर वह संख्या 9 से नहीं कटेगी तो वह संख्या 11 से भी नहीं कटेगी। तो हम सीधा अंकों का योग ही चेक कर लेते हैं। जैसे पहली संख्या इसके जोड़ते हैं, 2 और 7 9, 7 5 12 6 18, मतलब यह संख्या 9 से कटेगी, मतलब ये अभी हम नहीं लगाएंगे। दूसरा चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9, 5 4 9, 9 3 12। बताओ ये 12 9 से कटता है, नहीं कटता। अब बताओ अगर ये 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा 270। ये बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये संख्या जब 9 से विभाजित नहीं होगी तो यह संख्या 99 से भी कभी विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या लिखा है, जब बाबू ने 2020 में एक नई निसान माइक्रा खरीदी तब उसका मूल्य 5 लाख रुपए था। बाबू ने कितने रुपए में एक माइक्रा खरीदी, 5 लाख रुपए में। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती है, तो वर्ष 2022 में उसकी कीमत बताइए। देखिए हर साल कीमत घट रही है। कितनी घट रही है, आपको दी गई कितनी घट रही है 4%। अब बताओ 2020 में खरीदी और 22 का रेट बताने, तो 4% कितनी बार कम हो जाएगा, 2 बार। अब इसका रेट 2 बार 4% क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। देखिए कितने रुपए में खरीदी इसने, 5 लाख रुपए में, तो आप 5 लाख लिख लीजिए। कितना रेट कम हो रहा है 4%, तो आप गुणा करा दिए, 4 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 96%। तो 2 बार है, क्योंकि 2 बार 2 वर्ष का समय है, तो 2 बार सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब ये हो जाएगा 50 × 96 × 96। अब अगर आपको 96 का वर्ग आता है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, गुणा कराना बच जाएगा। देखो अगर ये 96 का गुणा कराना है तो 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कराना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको साइड से बता देते। जैसे ये लिखा हुआ है 96 × 96 कराना था, हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों संख्याएं जो है 100 के कितने करीब हैं। तो हमने देख रहे हैं कि ये 100 से दोनों कैसी है 4 कम है, तो आप बताइए कितना कम है 4।
ये भी कितना कम है 4, हो गया। तो आप देख लीजिए कितना आसान है, जब इन दोनों का गुणा करा लिए, 4 चौको 16 लिख लिया मैंने। अब इसी 4 को किसी भी एक नंबर में, चाहे इसमें से घटा दीजिए चाहे इसको इसमें से घटा दीजिए। अब बताओ 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92। घटाना मतलब ऐड करना है, तो प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो कितना बचेगा 92। तो बताओ, तो 96 इंटू 96 कितना होता है 9216, तो कितना हो जाएगा ये अगली लाइन में, तो 50 इंटू 9216। अब आप गुणा करा लीजिए। आप जानते हैं किसी भी संख्या में 5 का गुणा कराओ तो संख्या को आधा करके एक जीरो बढ़ा दो, तो गुणा करा लो 0, एक 5 का 0, तो इसका आधा कितना होता है 4608। ये आपका आंसर हो जाएगा 46,800। कितना आंसर हो जाएगा 46,800। क्लियर है। तो अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के पास और लाइक भी करते रहिए। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है ABC किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ABC किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 3 दिनों में, ठीक है। आगे लिखा है यदि A अकेले इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है और B अकेले 6 दिनों में कर सकता है, तो बताइए C अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बड़ा ही आसान सवाल है, वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सभी के दिनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है ABC, मतलब तीनों एक साथ है, A भी है साथ में, B है और C, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर पा रहे हैं 3 दिनों में। ए कह रहा है कि मैं इस कार्य को अकेले 8 ही दिनों में कर सकता हूं, तो ए कह रहा है कि मैं अकेले कितने दिनों में कर सकता था 8 दिनों में, और बी कितने दिनों में 6 दिनों में। तो बताओ 3, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताइए 3, 6, सॉरी ये 18 है, 3, 6 और 18 का एलसीएम 18 ही हो जाएगा, तो टोटल वर्क 18 हो गया। 3 से डिवाइड करा के क्षमता निकाल लो, इसकी क्षमता 6, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 3। अब बताइए ए, बी और सी की क्षमता 6 है, ए और बी की क्षमता इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो आप बताओ तो सी की कितनी बची फिर 2, क्योंकि 6 करनी है टोटल, 4 तो यही हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब बताओ सी की क्षमता कितनी है 2, कार किससे कराना था सी से, तो बताओ सी जो है ये 18 कार करने में 2 की गति से करेगा तो कितने दिन लगेंगे इसे 9 दिन, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 डेज। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा होगा। अगर समझ आता रहे तो हमारे इस सेशन को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगला सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है आयुष और अभिषेक का वजन, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है और आयुष और अभिषेक के दोनों के कुल वजन में 60% की वृद्धि होती है। सवाल में क्या है कि पहले अभिषेक का वजन 40% बढ़ता है और आयुष और अभिषेक दोनों का वजन कितना बढ़ जाता है 60%। तो यदि कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है तो इस वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा, तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं सवाल को कैसे करना है। जैसे 2 व्यक्ति हैं आयुष, 2 लोग हैं हमारे पास, एक है आयुष दूसरा है अभिषेक, इनका रेशियो कितना है 8:5। अभी इतना ही रखते हैं 8:5। अब आप देखिए अभिषेक के वजन में कितनी वृद्धि होती है 40% की, अभिषेक के वजन में कितनी वृद्धि होती है 40, तो अभिषेक कितना है ये, अब बताओ 5 का 40%, तो 5 का 40% 2 बढ़ जाएगा, तो बताओ 40% 5 का, तो इसका वजन 40% जब आप इंक्रीज कर दोगे तो इसका वजन, नया वजन कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब फिर हमसे कहा गया है कि इन दोनों के जो वजन है उसके कुल वजन में कितनी वृद्धि हो 60%। बताओ दोनों का कुल वजन कितना है 8 और 5 13। अब बताओ 13 का 60% अगर आप सॉल्व करोगे तो 13 का 60% कितना हो जाएगा 13×6 78, 7.8, मतलब तो टोटल वजन में कितनी वृद्धि हो गई है 7.8 की। अब बताओ टोटल वजन में 7.8 की वृद्धि है। अब बताओ अभी दोनों का 13 था और अगर 13 में आप 7 पॉइंट ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20.8। टोटल कितना हो जाएगा 20.8। 20.8 में ये कितना है अभिषेक कितना है 7 का 7 घटा दो इसमें से, तो इसका मतलब है आयुष कितना होगा
13.8 का। ठीक है, तो ये दोनों आ गए। अब इनका रेशियो बना लो चाहे, तो इन दोनों का वेट हमारे पास आ गया। आगे कहा गया यदि इनका कुल वजन 104 है, मतलब दोनों को जोड़ा जाए तो कितना है 104, ऐड कर रखा हमने, तो मतलब 20.8 20.8 है जो है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 104 किलोग्राम। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि जो इसकी जो वैल्यू है वो 104 किलोग्राम है। तो आप यहीं से एक की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे ये दो कटेगा, 2 बार 2 से काटेंगे कितनी बार 5 बार में, एक की वैल्यू कितनी 5 किलोग्राम। वजन किसका पूछा गया, वृद्धि के बाद आयुष का वजन, तो इसमें हम किसका गुणा करा देंगे 5 का गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कराते देखो 8 5 40 0 दशमलव आ जाएगा और हासिल का 4 13 5 65 और 65 और 4 कितना हो जाएगा 69। तो आयुष का वजन कितना होगा 69 किलोग्राम। क्लियर है, 69 और सॉरी ये आंसर इसमें लिखा हुआ है कितना है 69, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सवाल समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या गिवन था, हमारे पास दिया गया था हमें कि आयुष और अभिषेक का जो वजन है इसका अनुपात कितना है 8:5। इनका रेशियो कितना था 8:5। फिर हमसे कहा गया कि अभिषेक के वजन में कितनी वृद्धि होती है 40%, तो मैंने अभिषेक का वजन 40% बढ़ाकर कितना कर दिया 7। और फिर अगली लाइन में बोला गया कि इन दोनों के वजन में कुल कितनी वृद्धि होती है 60%। तो दोनों का वजन कितना था 13 का 60% मैंने बढ़ा दिया तो 7.8। अगर 7.8 बढ़ गया तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 20.8 और 20.8 की वैल्यू हमें गिवन है 104। तो एक की वैल्यू 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयुष का वजन कितना आ जाएगा 69 किलोग्राम। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इसमें एल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है तब मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो देख लीजिए, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल और पानी इनका अनुपात कितना है 3:7। हमसे कहा गया इसमें एल्कोहल की तुलना में पानी 4 लीटर ज्यादा है। यहाँ अभी हम रेशियो चेक करें तो यहाँ पर कितना ज्यादा है 4। अब बताओ 4 का मान 4 लीटर तो ओरिजिनल वैल्यू मैच करेगी, इसका मतलब पानी कितना होगा टोटल 7 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 लीटर। ये आसान सवाल था। अगला देखते हैं। जैसे अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है कि लिखा है रोहित अपनी आय का 20% बचाता है। रोहित अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप जानते होंगे जैसे आय बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आय बराबर क्या होता है, सबसे पहले व्यय प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत, मतलब जो पैसा आप कमाते हैं उस पैसे को या तो आप खर्च करेंगे या बचाएंगे। तो 100 रुपए कमाएंगे, मान लो 20 खर्च कर दिया तो 10 बचा लिया, सॉरी 80 बचा लिया। तो इसी प्रकार से इसने क्या किया, रोहित अपनी आय का कितना बचाता है 20% बचाता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर अगर यह 20 रुपए बचाता है तो 80% खर्च करता होगा, तो इसका मतलब इसकी इनकम कितनी होगी फिर 100। बताइए इसकी इनकम कितनी होगी 100। तो अगर आप चाहें तो यही लगा ले, मुझे लगता है कि इसका रेशियो बना ले तो जल्दी लग जाएगा ये सवाल, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बताओ अगर हम रेशियो बनाए तो 20 एकम 20, 20 चौको 80 और 20 पर 100। मतलब अगर 5 रुपए कमाएगा तो 4 खर्च करेगा तो 1 बचाएगा। क्लियर है ना। तो अगर हम यहाँ 0 लगा दें, अगर यह 500 कमाए 400 खर्च करे 100 बचाए, ये रेशियो हम बना के बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को, आगे पढ़ेंगे सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो क्या लिखा, उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है। अब बताओ व्यय कितना है उसका 400। अब 400 का 12.5% उसकी क्या हो जाएगी वृद्धि। अब बताइए 400 का 12.5, आप जानते हैं कि जो 12.5% होता है उसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। मतलब जैसे 1/8 5 40, मतलब इसका मतलब है 40 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। कितना एक्स्ट्रा खर्च करता है 40 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है। अगर यह 40 एक्स्ट्रा खर्च करता है तो आगे देखते हैं उसकी आय में वृद्धि कितनी होती है 27, तो इसका 27% वृद्धि हो जाएगी।
जो कमाता है उसका 27, अब 27 पंचे 135। सवाल क्या बन गया आप बताओ, वह 135 रुपए अधिक कमाता है तो 40 रुपए अधिक खर्च करता है, तो कुछ बचत भी हो गई होगी। अब बताओ 135 में से आप 40 घटा दीजिए, सॉरी 8 5 40, सॉरी 50 यहां होगा, कितना होगा 50, यहां पर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए जैसे वह 135 रुपए एक्स्ट्रा कमाता है तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना उसका 50 रुपए, तो उसकी एक्स्ट्रा बचत भी हो जाएगी। बताइए 135 में से 50 अगर माइनस कराएं, इसका मतलब है 85, 85 रुपए एक्स्ट्रा बचत करता है। पहले कितनी बचत करता था 100, अब कितनी बचत कर रहा है 85 बढ़कर, अब उसकी नई बचत कितनी हो जाएगी 185, तो बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी सीधा डायरेक्ट, क्योंकि 100 पर वृद्धि हो रही तो 85% की वृद्धि, इसका मतलब उसकी आय बचत में कितनी वृद्धि है 85% की। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ आ रहा है, गुड। लाइक इस सेशन को कमेंट करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए जिसकी गणित कमजोर है और जो एसएससी जीडी का एग्जाम देना चाहता है उसके साथ जरूर शेयर करें। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है अगले सवाल में कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से कितना दूर है 1800 किलोमीटर दूर है। दो स्टेशन है ए और बी एक दूसरे से कितना दूर है 1800 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 7 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और दूसरी ट्रेन उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर, मतलब दो ट्रेन है, एक ए से बी जा रही है एक बी से ए आ रही है। इसका मतलब है कि ये ट्रेन एक दूसरे कैसी चल रही है विपरीत। इसकी गति कितनी है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए वह किस समय पर एक दूसरे को पार करेगी। तो देखते हैं, जैसे एक मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है आपका बी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1800 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 1800 किलोमीटर। अब हमसे आगे एक ट्रेन जो है वो ए से चलती है बी की ओर जाती है तो 7 बजे चलती है। ये ट्रेन यहां से मान लीजिए 7 बजे चली, कितने बजे चली 7 बजे, और इसकी गति कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी गति कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन दूसरी है जो बी से ए की ओर जाती है, कितने बजे चलती है 8 बजे। टाइम का ध्यान रखेंगे क्योंकि अलग अलग टाइम पर चलनी है। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, वो अपोजिट चलती है और इसकी गति कितनी है 325 किलोमीटर पर आवर। इसकी गति कितनी है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिएगा, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब ये चलेंगी, हमसे ये पूछा गया कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। अब बताइए अगर ये ट्रेन 7 बजे चली है, ये 8 बजे चली है, तो पहले इसे 1 घंटा मुझे आगे चलाना पड़ेगा ऐसे। तो मान लीजिए हमने 1 घंटे में ये ट्रेन यहाँ पर आ गई, अब यहाँ बच गया कितना 8। अब बताइए 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 100, क्योंकि गति उसकी कितनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में 100। अब बताओ ये 100, तो ये डिस्टेंस अब कितनी कवर करने को बची 700। ये ट्रेन अब यहां आ गई। अब बताइए जब दो ट्रेनें, अब ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, अगर इसकी चाल S1 है और इस ट्रेन की चाल S2 है तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है। अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे एक ट्रेन ये S1 इसी डायरेक्शन में जा रही है और एक ट्रेन ये S2 भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों की चालें आपस में घट जाती, मतलब बड़ी चाल में से छोटी चाल आप घटाएंगे। क्लियर है। तो यहां पर देखिए ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं। अगर ये भी इस साइड आ रही है और ये साइड विपरीत आ रही है तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1700। तो आप जानते हैं कि समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दोनों की ट्रेनों की चाल आपस में आपको क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। लिख लीजिए, बताइए दूरी कितनी हो जाएगी कि टोटल 1700। स्पीड कितनी हो जाएगी 425 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी 425 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिए इसे। देखिए 17 से अगर आप काटना चाहते तो काट सकते हैं। तो 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 चौको 100। इसका मतलब जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा 4 घंटे। ये दोनों ट्रेनें 4 घंटे बाद आपस में मिलेगी। कब,
8 बजने के 4 घंटे के बाद, तो 8 और 4 12, मतलब दोपहर के 12 बजे। ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? दोपहर के 12 बजे। क्लियर हो गया? गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे लिखा है, कृष्णा 1500 रुपए में एक गाय खरीदता है, मतलब इसने सबसे पहले एक गाय कितने रुपए में खरीदी? 1500 रुपए में एक गाय खरीदता है, और एक वर्ष के बाद वह इसे 18,500 रुपए में बेच देता है। मतलब इसने पहले 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 1500 रुपए खर्च, 15,000 खर्च किए, और उसको, उस गाय को बेचा कितने में? 18,500। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है। एक बार से बाद फिर उसने उसी गाय को कितने रुपए में खरीद लिया? 19,000 रुपए में। उसी गाय को कितने रुपए में खरीद लिया? 19,000 रुपए में फिर उसने खरीद लिया उसी गाय को, तो ये सीपी हो गया। फिर इस गाय को बेचा कितने में? उसने 22,300 रुपए में बेच दिया। तो हमसे पूछा गया उसको किसना को उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप बताइए टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना था? आप इनको ऐड कर दीजिए। कितना उसने टोटल लगाया? कितना पैसा? 34,000। आप उसे मिला कितना टोटल जब बेचने के बाद? 40,800। उसने पैसा लगाया कितना? 34,000, मिला कितना? 40,800। तो प्रॉफिट तो हो गया। तो कितना लाभ हुआ उसे? ये देख लीजिए आप, जो लाभ हुआ है कितने का लाभ है? 6,800। कितने का लाभ है? 6,868 का लाभ। बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 34,000, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से कट जाएगा, 34 दूनी 68। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसे? 20%। ये आपका आंसर 20% हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 150 विद्यार्थी, जिसमें केवल लड़के और लड़कियां, 150 विद्यार्थी हैं किसी स्कूल में। कहा गया कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 60 है। अब बताओ टोटल विद्यार्थी 150 है, लड़कियां 60 है, तो लड़के कितने होंगे? फिर 90। लिख लीजिए, लड़कियों की संख्या जो है कितनी है? 60 है, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। लड़कियों की संख्या 60 है, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। आगे देखते हैं, लड़कों का औसत 52 किलोग्राम है, मतलब इनका जो एवरेज है, लड़कों का जो औसत है वो कितना है? 52 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत कितना है? 48 किलोग्राम, मतलब लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है? 48 किलोग्राम है। तो बताइए पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? अब कितना आसान सवाल है। देखो, अगर आप चाहो तो पहले इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। 60 गुणे 48 करा लो, या 90 गुणे 52 करा लो, दोनों को ऐड करके टोटल विद्यार्थी कितने? 150, आप भाग के देना, आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो आसान। अब बताओ लड़कियों को औसत कितना है? 48, लड़कों का कितना है? 52। ये कितना वजन ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। तो बताओ ये 4 ज्यादा है, कितने लड़कों का ज्यादा है? 4, 90। तो 9 चौको 36 का मतलब 360 किलोग्राम ज्यादा है। इसी 360 को आप किसमें बांटेंगे? 150 लोगों में बांट दीजिए। अब बताओ अगर 360 को 150 में बांटा जाए तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, तो प्रत्येक लड़के के, प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में कितना वजन आएगा? 2.4 किलोग्राम। एक्स्ट्रा था तो वृद्धि होगी। तो बताओ इतना वजन, उसका औसत वजन बढ़ जाएगा। लड़कियों का कितना था? 48। आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, 48 में 2.4 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50.6। ठीक है। आप गुणा कराकर भी करा सकते हैं, ठीक है, गुणा कराकर कराएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आइए देख लेते हैं उसे भी। क्या लिखा था कि देखो 60 लड़कियां हैं तो इनका औसत कितना है? 48। आप टोटल कर लीजिए, गुणा कराएंगे। देखो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 24 और 4 28, 2880। फिर कितने लड़के हैं? 90। 90 लड़के हैं, इनका औसत कितना है टोटल? 52। तो गुणा कराएंगे तो पहले तो एक जीरो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल में कितना? 1, 9 पंचे 45 और 1 46। अब बताओ टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास? 150। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 150। अब टोटल वेट कर लीजिए, 0, 6, 8 6 14 और 1 15, कितना हो जाएगा? 75 60। अब बताओ टोटल इतना है, विद्यार्थी भी पता है, तो एवरेज कितना होता है? कुल योग बटे
संख्या, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा कुल योग अपॉन संख्या 150। आप भाग दीजिए, 15 पंचे 75, भाग जाएगा नहीं जीरो, तो 15 चौको 60, कितना वजन आ जाएगा औसत 50.4 किलोग्राम। क्लियर है? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि के लिए 5 वर्ष बाद 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज 7440 रुपए, मतलब 5% की दर से 5 वर्ष का 12% की दर से जो ब्याज है वो कितना है 7440 रुपए। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज के सवाल में एक चीज हमें याद रखनी होती है कि जब भी साधारण ब्याज पूछा जाए और मूलधन पूछा जाए तो इसमें हमेशा प्रिंसिपल जो है हम 100 मानते हैं, और जब भी आप प्रिंसिपल 100 मानेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा दर और समय का क्या होगा, गुणनफल। साधारण ब्याज क्या होगा, दर और समय का गुणनफल। तो बताइए दर कितनी है 5, समय कितना है, सॉरी समय कितना है 5, दर कितनी है 12, तो टोटल ब्याज हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा 60। अब 60 की वैल्यू हमें गिवन है 7440, बताओ एक की वैल्यू निकालो, मतलब तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7440 अपॉन 60। किसकी वैल्यू पूछी गई है, ये मूलधन पूछा गया है, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा 12400, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? साधारण ब्याज का सवाल आप इसी पैटर्न से लगाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। दो पंखों का क्रय मूल्य समान है, एक पंखा 20% की हानि पर बेचा जाता है और दूसरा 60% की हानि पर बेचा जाता है। समग्र हानि प्रतिशत मतलब दोनों पंखों को हानि पर ही बेचा गया। क्या समान है, क्रय मूल्य। अगर दो पंखे क्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कैसे 60 और 20 कितना हो गया 80, दो पंखे हैं तो एक पंखे पर कुल कितना हानि हो जाएगी 40%, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, डायरेक्ट करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि सीपी दोनों के कैसे है समान, अगर दोनों के क्रय मूल्य समान है तो बताए हमने ये मान लिया कि पहला पंखा मैंने 100 रुपए का खरीदा, कितने का लिया 100 का। अब 20% की हानि पर बेचा तो हम कितने का बेच पाएंगे इसको 80 रुपए का, ये इसका एसपी होगा। दूसरा पंखा भी हमने कितने का लिया होगा 100 का, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य कैसे थे समान। अब इसको बेचा मैंने 60% की हानि पर, जब 60% की हानि पर बेचोगे तो कितने का बिक पाएगा, ये केवल 40 ही रुपए का तो बिकेगा, कितने का बिक पाएगा 40 का। अब बताइए दो पंखों पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 200, बेचने के बाद आपको मिला कितना रुपया 120, कितना लॉस हो गया आपको 80 का, 80 लॉस है तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। आपने कितना खर्चा किया था 200, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा। आप जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो आपको कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 40% हानि। देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा 40%। क्लियर है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कब कर पाएंगे जब दोनों पंखों का क्रय मूल्य समान था तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर कितना है 5। फिर कहा गया यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में से 20 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो बड़ी संख्या मैंने मान ली x, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 मिलेगा। क्लियर है? तो बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या कितनी हो गई 22। फिर क्या कहा गया है, छोटी संख्या में 20 घटा दीजिए, तो छोटी संख्या में 20 घटाना था तो घटा लेते हैं, छोटी संख्या में 20 घटा दीजिए, तो 22 में से 20 घटा दिया तो कितना बचेगा 22 - 20, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दीजिए, यहां सॉरी 25 है, ये 25 घटाए, और बड़ी संख्या में कितना जोड़ दीजिए 20, तो x + 20, इनका अनुपात कितना हो जाता है 1:2। ये ऐसे तो कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 का यहां गुणा, 1 का इस साइड गुणा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/-50 बराबर x + 20। हमसे पूछेगी बड़ी संख्या, मतलब किसका मान पूछा गया x का मान। तो आप बताइए यहां से
बड़ी संख्या पूछेगी तो आप बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 5। x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 5। x बराबर y प्लस 5 रख दीजिए, या फिर आपसे बड़ी पूछा जा रहा, चलो छोटी निकाल लेते फिर बड़ी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x जगह कितना रखना है, y प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 50 बराबर y प्लस 5 प्लस 25। एक y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल y। 50 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 20 था, कितना 20 25 और 50 कितना हो जाएगा 75। तो आप देख लीजिए छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 75। y का मान 75 आ गया, यहां रख दीजिए। तो बड़ी संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 80। तो ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। दो उसने डिस्काउंट दिया, एक 15% का और एक 20% का, फिर भी उसे 70% लाभ हुआ। मतलब दो डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितना लाभ हो रहा है, 70% का। दो डिस्काउंट देने के बाद भी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 70। यदि वह 30% की एकल छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। मतलब आपको यह सवाल 2-3 स्टेप्स में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कई सारे डिस्काउंट भी दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ज्यादा कठिन तो नहीं है, कर लेंगे आसानी से। क्या लिखा हुआ, एक दुकानदार 15% और 20%, दो क्रमिक मतलब सक्सेसिव बट्टा। तो इसको तो आप एक बना ही लो, देखो ध्यान से। जैसे अगर बताओ एक 15% का डिस्काउंट हो, दूसरा 20% का डिस्काउंट हो, तो ये माइनस माइनस और ओवरऑल डिस्काउंट आप बना सकते हैं कि नहीं इसकी आसानी से। आप चेक कर लीजिए कितना बनेगा, माइनस का 35 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3 होगा, तो माइनस का 32। तो आप सीधा देख पा रहे हैं कि ये जो 15 और 20% के डिस्काउंट है, ये दोनों मिलकर कितने रह जाएंगे, केवल 32% डिस्काउंट। तो सवाल हमारा थोड़ा चेंज हो गया। आप ये कह सकते हैं एक वस्तु पर 32% का डिस्काउंट मिलता है, फिर भी 70% लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 70%। तो आप देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डायरेक्ट रेशियो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, ये क्रय मूल्य जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट % होता है, और एमआरपी जो होती है वो क्या होती है, 100 प्लस प्रॉफिट % होती है। अब बताइए कितना डिस्काउंट बचा, 32 घटाएंगे तो 68, और ये कितना बचेगा 170। क्लियर है। आप चाहो तो थोड़ा काट भी सकते हो, ऐसे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं। हो गया। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी हमें पता है और अंकित मूल्य भी पता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया, यदि वे केवल कितना डिस्काउंट दे, 30% की एकल छूट। मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पर आएगा, एमआरपी पर। डिस्काउंट किस पर आएगा, एमआरपी पर। अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। अब बताओ 170 का 30%, तो 170 का 30% तो कितना रुपए कम हो जाएगा, 51। इसमें से माइनस करा दीजिए। तो जैसे ही आप 51 माइनस कराएंगे तो यह कितने की बिक जाएगी वस्तु, 119 रुपए की। अब ये एसपी है, ये बताओ 68 रुपए की वस्तु कितने की बिक रही है, 119। अब आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, 68 रुपए की वस्तु 119 की, 17 चौको 68, 17 सत्ते 119। ये सीपी एसपी कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 3 का किस पर, 4 पर। और 3/4 आपको पता है कितना होता है, 75%। क्लियर है। ऐसे लगाएंगे सवाल तो आप जल्दी लगा लेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है। एक क्लब है जिसमें पुरुष और महिला सदस्य हैं, उनका अनुपात कितना है, 2:3। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो इस क्लब में महिला सदस्य कितने हैं। आइए देखते हैं क्या कहा गया है कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष का रेशियो कितना है, 2:3। कितने पुरुष बढ़ा दिए जाए, 200। बढ़ा दो 200 पुरुष। जैसे ही आप 200 पुरुष बढ़ाते तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। आपने मिश्रण बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। देखिए अगर आप पुरुषों की संख्या में वृद्धि कर रहे हो तो महिलाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है।
तो ये दोनों जगह वैल्यू कैसी होनी चाहिए, समान। कर लीजिए, अगर यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो आपको पता है कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 2 का। जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। गुणा कराने, किसी भी रेशियो में गुणा कराने के बाद पुराना रेशियो खत्म हो जाता है, हम नया रेशियो अब यूज करेंगे। अब बताओ, पहले पुरुष 4 थे, अब कितने हैं, 5, तो कितना बढ़ गया, एक का मान 200। वास्तव में कितने बढ़े हैं, 200। 200 का यहाँ गुणा करा देंगे, आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, टोटल 1200। तो महिलाएं कितनी होंगी, 1200। क्लियर है? इसी पैटर्न से लगा लेंगे। अगर आपको एक्स मानकर लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। देखो, जैसे मेल और फीमेल, इनका रेशियो कितना है, 2:3। तो इनको हम माना महिलाएं 2x हैं और पुरुष कितने हैं, 3x हैं। ठीक है, ये 200 बढ़ गया तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 200 बटे 3x बराबर रेशियो नया कितना हो जाएगा, 5:6। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 6 का 6 दूनी 12x माइनस 6 दूनी 1200 प्लस का सॉरी बराबर 5 तिया 15x हो जाएगा। ये उस तरफ चला जाएगा तो ये 1200 बराबर कितना बचेगा, 3x। अब बताओ 3x ही तो महिलाएं थी, बताओ ये महिलाएं कितनी थी, 3x ही तो थी, तो भाई आंसर हो जाएगा। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x मानकर भी आप सवाल को लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, लिखा एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। मतलब एक संख्या को आपने पहले 10% बढ़ाया और फिर कितना बढ़ा दिया, 20%। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी, मतलब पहले 10% वृद्धि, फिर 20% और फिर 12% की कमी, तो मूल संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो कर लीजिए सवाल, आइए देखते हैं। देखो, आप फ्रैक्शन से भी यूज कर सकते हैं। 10% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 1/10। इसका मतलब है कि कोई संख्या होगी 10 से कितनी होगी, 11। दोबारा आपने कितना बढ़ाया, 20। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो आपने इसको 5 से कितना कर दिया होगा, 6। अब तीसरी बार में कितनी कमी की आपने, 12। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/25। इसका मतलब कमी है तो 25 से कितनी कर दी होगी, 22। ओवरऑल कमी आप निकाल लीजिए, काट लीजिए थोड़ा। देखो, ये काट लेंगे कितना बचेगा, 11। ये काट लेंगे कितना, 5। 25 25 पंचे कितना हो जाएगा, 625। इनका गुणा कराएंगे तो कितना, 121 गुणा 6 तो कितना, 12 6 72, 626। अब बताइए संख्या 625 से कितनी हो गई है, 726। कितने की वृद्धि हो गई है, 101। कितनी की वृद्धि है, 101 की वृद्धि है कितने पर, 625 पर। प्रतिशत बनाने के लिए कितने का गुणा कराएंगे हम, 100 का। तो आप सॉल्व कर लिए, 25 25 625 और 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 404/25। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 16.16%। कितना हो जाएगा, 16.16%। इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यदि अगला सवाल है, यदि 9 अंकों की एक संख्या 985x3678y 72 से विभाजित होती है तो आपको बताना है 4x - 3y कितना होगा। आप बताइए, अगर आपने विभाजता नियम पढ़ रखे हैं, अगर कोई संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से भी विभाजित होगी और 9 से। बताइए 8 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। और 9 का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, संख्या देखते हैं आप, लिखा हुआ है 985x3678y किससे विभाजित है, 72 से। 72 का मतलब 8, इसका मतलब ये अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होंगे, 8 से। अब बताओ 8 का भाग देके 22 का मान कंफर्म कर सकते हैं। बताओ 8 से काटो इसे, 8 ने 72, कितना बचा, 6 अडुअड 64, तो 22 फिक्स हो गया कितना, 4। तो अब बताओ 22 का मान 4 फिक्स हो गया। तो आप बताओ अगला नंबर देख सकते हैं क्या बन जाएगा, संख्या ये हो जाएगी 36784। अब इसमें 9 का विभाजता नियम लगा दीजिए। किसका लगा दीजिए, 9 का। और 9 का विभाजता नियम किसी भी संख्या के अंकों का योग। अब बताओ 9 9 से कटता है, 6 और 3 भी कटता है 9 से,
5 और 4 भी कटता है, 9 से कटता है कि नहीं कटता है? बताओ 8 7 15, 15 और 8, 15 और 8 23। अब 23 में कितना जोड़ें? अब ये बन जाएगा 23 प्लस एक्स। 23 इसमें कितना जोड़ें? ये 9 से कट जाए। अब बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि x का भी मान 4 आ चुका है और y का भी मान 4। देखो बताओ 23 में कितना जोड़ेंगे? 9 से कटे, इसको 27 बनाना पड़ेगा हमें। जब 27 जब भी बनेगा जब x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 4। तो बताइए x प्लस y का, x का भी मान कितना? 4 आ गया और y का भी मान कितना आ गया? 4। क्या पूछा गया हमसे? 4x माइनस 3y। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, तो 4 चौको 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 4। कितना आंसर आ जाएगा हमारा इस सवाल का? 4। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विभाजता नियम के लिए ये बेस्ट तरीका है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या, एक सबसे छोटी संख्या जिसे 15, 80, 20 और 75 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना है? 14। जब कभी भी ऐसा सवाल आए, ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 15, 80, 20 और 75 इसमें किसी इससे कोई एक संख्या में अगर भाग दिया जाए तो वह संख्या जो है इससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और कितना शेषफल बचे? 14। तो मतलब जो संख्या होगी उसमें 14 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन संख्याओं का ले लें हम एलसीएम। इनका क्या ले लें? एलसीएम। तो एलसीएम बता दीजिए। अब बताओ 15, 80, 20 और 75 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जो एलसीएम होगा वह एक ऐसी संख्या होगी जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एलसीएम लेने के लिए आप देखिए, चेक करिए, हम पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 15 और 75 का एलसीएम कितना होता है? 75। और 80 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 80। अब बताओ इन दोनों के एलसीएम लेना हो तो दो कॉमन है, भाग दे दो। कितना कॉमन था? 16। भाग दे दिया, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, 8, 16 सत्ते 112 और 8 120, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 1200। अब ये 1200 एक ऐसी संख्या है जो 15, 80, 20 और 75 से पूर्णतः विभाजित है और हमें ऐसी संख्या पता करनी है जिसमें शेषफल कितना आता हो? 14। तो हम इसमें 14 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी बन जाएगी कितनी? 1214। कितनी संख्या बन जाएगी? 1214। अब 1214 क्या हो जाएगा कि इसमें आप 15 से भाग देंगे तब भी 14 शेषफल आएगा, 80 से भाग देंगे तब भी 14 शेषफल आएगा, और 20 से भाग देंगे तब भी 14 शेषफल आएगा, और 75 से भाग देंगे तब भी 14 शेषफल आएगा। अगला देखते हैं सवाल। लिखा है एक निश्चित संख्या में व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए सहमत हुए। 5 व्यक्ति कार्य पर नहीं आए और अन्य ने कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। तो उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मूल रूप से कार्य करने की सहमति ली थी। तो आप बताइए, आप कितने व्यक्ति कार्य पर आए थे या कितनों ने ठेका लिया था? कार्य लिया होगा तो कार्य करने का ठेका लिया हुआ टेंडर, तो हमने मान लिया माना एक्स व्यक्तियों ने कार्य करने का ठेका लिया। और कितने दिन में? 20 दिन में। मतलब ये कह सकता था कि एक्स व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते थे? 20 दिनों में। तो इस वाले सवाल में क्या लग जाएगा? फॉर्मूला आप चाहें तो M1D1 बराबर M2D2, ठीक है, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या रहेगा कि एक्स व्यक्तियों ने 20 दिन का ठेका ले लिया। आगे बढ़ते हैं। कितने व्यक्ति नहीं आए काम पर? 5। अब 5 नहीं आए, इसका मतलब कार्य पर कितने व्यक्ति आ रहे हैं? x माइनस 5। और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 40 दिनों में। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 40 दिनों में। तो आप बताओ 20 दूनी 40, गुणा करा लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10। तो ये घट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? 10। इसका मतलब शुरुआत में कितने मजदूर काम पर थे? 10। क्लियर है? अगला देखते हैं। 14,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात तो कीजिए। 14,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता करना है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं। अब बताओ 10% अगर दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो कितना आसान होता है? 10% का जो 2 साल समय होता है, तो आप सभी को पता होगा 10% का ब्याज कितना होता है? 21% 2 साल के लिए। अगर दर 10% है, आर आपकी
R% अगर 10 है तो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल का वो हमेशा कितना होता है 21%। तो अब सीधा चाहे तो 14,000 का कितना निकाल सकते हैं 21%। 14,000 का 21%। सॉल्व कर लेंगे, 21 चौको 84, 4 हासिल कितना हो जाएगा 8, 21 से कम 21 और 8 29, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 2940। ठीक है, आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई जैसे दर का फ्रैक्शन से लगाता है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 1/10। अगर समय 2 साल है तो मूलधन कितना मान लेते हैं 100। तो क्या कहते हैं कि सर 1 साल में पैसा कितना हो जाता है 10 से 11, तो 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपए जमा होंगे तो 2 साल में 100 से 121 क्योंकि वर्ग हो जाता है। तो कितना ब्याज मिला हमें 21 मिला कि नहीं। मूलधन कितना था 100। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 100 की वैल्यू अगर 14,000 थी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। ब्याज कितना है 21, तो इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 2940। करेक्ट है। इस तरीके से भी आप सवाल लगा सकते हैं। अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सॉल्व करवाया है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल एडी एग्जाम को फॉलो कर लीजिए, और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आपको अब डेली मिलने वाला है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। थैंक यू।